अगर आप पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, 200 सालों के अंदर ही हमें क्या देखने को मिला है दोस्तों कि राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म देखने को मिला। जबकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये कहा जाएगा इंडियन स्टेट या फिर अफ्रीकन स्टेट, तो इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी और उसी के साथ साथ कंट्री को संभालने के लिए, पूरे इंटरनेशनल मैटर्स को डील करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। देखा जाए कि अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है तो क्या किया जाता है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर आ सके, या फिर आप देखते हैं कि वो जॉब को हासिल कर सके, या फिर हमें दिखता है दोस्तों कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जा सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर को डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ आ चुका हूं। हम लोग अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए ये जो हमारा विजय बैच है इसको आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं, और इसके अंदर आपका जो पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट होता है उसे आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। और हमारी आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा हमारा एक चैप्टर है जिसे कहा जाता है नेशनलिज्म। इस चैप्टर की सारी जो कहानी है उसको हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने पेश करेंगे। तो काफी जबरदस्त, काफी इंटरेस्टिंग और काफी महत्वपूर्ण ये हमारा चैप्टर हमें देखने को मिलने वाला है, और एक ही चैप्टर के अंदर इस चैप्टर की पूरी कहानी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है नेशनलिज्म, और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें देखने को मिलेंगी उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपके सामने पेश करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि भैया पढ़ेंगे क्या। हमारी आज की इस क्लास में, हमारे आज के इस प्यारे से चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले यही समझने का मौका मिलेगा कि भाई आखिर नेशनलिज्म होता क्या है। हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि एक नेशंस में है ना, या फिर एक जो नेशन वर्ड है ये क्या होता है, और नेशनलिज्म जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, इन दोनों में क्या कोई सिमिलैरिटी है, नेशन क्या होता है या फिर राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म क्या होता है वो जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आप सभी के साथ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में, ये क्या है इसको समझेंगे। और फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म के बारे में। भाई इसे आप प्लूरलिज्म कह लीजिए या फिर हम लोग इसे डाइवर्सिटी ही कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया एक प्लूरलिज्म या फिर प्लूरल कंट्री है। मतलब कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग कल्चर, रिलीजन और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों के लैंग्वेजेस है ना, कास्ट के लोग रहते हैं, तो इसको हम लोग एक डाइवर्स कंट्री या फिर एक प्लूरल कंट्री के तौर पर भी देखते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग एक एक कर आपके सामने समझने की कोशिश करेंगे, और एक ही लेक्चर के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपके सामने हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएं उसे आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहें, और अपने सामने किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन बिल्कुल मत आने दें। स्टार्ट कर रही हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग करते हैं, आपके सामने इंट्रोडक्शन रखते हैं दोस्तों किस चीज का, नेशनलिज्म के बारे में, कि भाई आखिर नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। इसको हम लोग यहाँ पर आपके सामने समझने की कोशिश करेंगे। During the last 2 centuries or more, nationalism has emerged as one of the most compelling of political creeds which has helped to shape the history। अगर देखा जाए पिछले 200 सालों के इतिहास में दुनिया के अंदर हमें एक अलग तरीके का फिनोमेना देखने को मिल रहा है। आज से पहले तक की 200 साल से पहले की अगर आप दुनिया को देखें, 200 years बिफोर अगर आप दुनिया को देखते हैं, तो वहां पर ना एक तरीके से जो लोग थे ना वो अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में रहा करते थे, अलग अलग रीजन्स या इलाके हुआ करते थे, और लोग अपने लीडर्स के प्रति क्या हुआ करते थे, बहुत ज्यादा डिवोटी हुआ करते थे। जैसे इंडिया के अंदर ही देखें, हमारे इंडिया के अंदर इंडिया कर कोई एक बड़ी कंट्री का हमें कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर 565 से भी ज्यादा हमें छोटे छोटे राजा रजवाड़े देखने को मिलते थे, और लोग जो थे ना वो अपने राजा के प्रति या फिर जो उनके लीडर्स थे उनको बहुत ज्यादा फेवर करते थे। लोग अपनी जमीन से उतना ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, एक कॉमन आइडेंटिटी थी नहीं, लोग अपने लीडर्स से ही बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। और एक इलाके के अंदर रहने वाले लोग अपने रीजन के लिए ही क्या थे दोस्तों, लॉयल थे। जैसे अगर आप देखें कि दिल्ली के लोग दिल्ली के लिए, एमपी के लोग एमपी के लिए, उस टाइम पर जिन नामों से ना ज्यादा जाना जाता था, तो लोग क्या थे, अगर आप पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, 200 सालों के अंदर ही हमें क्या देखने को मिला है दोस्तों कि राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म देखने को मिला। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि अब लोग अपने आप को अपने छोटे छोटे रीजन्स में नहीं पहचान रहे, बल्कि अपने आप को एक बड़ी कंट्री के तौर पर पहचानते हैं, और इस कंट्री पर एक तरीके से मर मिटने को दीवाने होते हैं। इसी को हम लोग राष्ट्रवाद, देश प्रेम या फिर देशभक्ति के नाम से जान रहे हैं, कि लोगों में पिछले 200 सालों के अंदर आप देखते हैं कि रीजन से उठकर, इलाकों से उठकर है ना, उनके क्षेत्रों से उठकर आप देखते हैं कि एक अलग तरीके की थॉट प्रोसेस आती हुई दिखी है, कि हम उनकी आइडेंटिटी या फिर उनकी पहचान अब उनके देश से हो रही है। It has united people as well as divided them
helped to liberate them from the operation rules as well as being the curse of conflicts and bitterness of the war। तो अगर देखा जाए कि इस नेशनलिज्म की वजह से दुनिया के अंदर हमें बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिली हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि दुनिया में बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया के एग्जांपल को आप देखें, और इंडिया के एग्जांपल को अगर आप देखें या फिर अगर आप एग्जांपल देखते हैं जर्मनी का, है ना, जर्मनी क्या था दोस्तों कि एक कंट्री बनने से पहले 39 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, और इन 39 अलग अलग टुकड़ों को क्या किया गया दोस्तों, आप देखते हैं कि एक कर एक कंट्री बनाई गई, क्योंकि इन अलग अलग 39 इलाकों के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनका कल्चर एक था, उनकी लैंग्वेज एक थी। तो जब लोगों का कल्चर लैंग्वेज एक जैसी होती है और वो अपने एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं और उनमें देश प्रेम की भावना आ जाती है कि भाई हम अपने रीजन से नहीं, हम एक कंट्री के तौर पर पहचाने जाएं, तो हमें इससे लोग यूनाइटेड होते हुए या फिर जुड़ते हुए दिखते हैं। और उसी के साथ साथ नेशनलिज्म की वजह से ना लोगों में या फिर कंट्रीज में डिवाइड भी होता हुआ दिखता है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब इंडिया को आजादी हासिल होती है तो इंडिया की आजादी के साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जो पाकिस्तान था ना वो भी हमें बनता हुआ दिखता है। और पाकिस्तान के अंदर क्या था दोस्तों कि यहाँ के जो लोग थे वो उनके लिए एक अलग नेशनलिज्म था। क्या था कि भैया उनके लिए ये मानना था कि हम क्या करेंगे, हम तो रिलीजन के बेसिस पर एक नई कंट्री बनाएंगे। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, हम देखते हैं कि उनकी जो नेशनलिज्म था वो उनकी रिलीजन को लेकर था, और इस नेशनलिज्म ने हमारी कंट्री का आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन या फिर पार्टीशन भी करा दिया। तो नेशनलिज्म की वजह से कंट्रीज यूनाइटेड भी हो रही हैं, और नेशनलिज्म की वजह से आप देखते हैं दोस्तों कि हमें इसके अंदर आप देखते हैं कि बंटवारा भी देखने को मिल जाता है। नेशनलिज्म हैज पास थ्रू मेनी फेज, और नेशनलिज्म ना धीरे धीरे बहुत सारी फेजेस को पास करते हुए हमें देखने को मिला है। इन 19th सेंचुरी यूरोप इज लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। और अगर आप लोग 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी का मतलब कि फ्रॉम 1800 टू 1900, है ना, इन 100 सालों की अगर आप बात करते हैं तो इन 100 ईयर्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए अलग अलग तरीके की कंट्रीज हमें यूनाइटेड होते हुए देखने को मिली हैं। अगर आप बात करते हैं किसकी दोस्तों के, पहले जो भी यूरोप था ना वहां पर छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी। खुद इंडिया के अंदर हमें छोटे छोटे राजा रजवाड़ा देखने को मिलते थे। दी प्रेजेंट जर्मन एंड इटालियन स्टेट वर फॉर्म्ड थ्रू सच अ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया कि जो पूरा का पूरा जर्मनी था वो आप देखते हैं दोस्तों कि एक कंट्री बनने से पहले 39 अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था, और इन 39 इलाकों को इकट्ठे कर एक कंट्री जर्मनी को बनाया गया, क्योंकि इन सारे इलाकों के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनमें अपने आप को एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन दिलाने की ख्वाहिश आने लग गई थी। कुछ ऐसी ही कहानी इटली के कॉन्टेक्स्ट में हुई। इटली हमें 7 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ दिखता है, और इन 7 अलग अलग पार्टों को हम देखते हैं कि देश के लोगों में जब नेशनलिज्म आ जाता है, राष्ट्रवाद आ जाता है, तो वो इकट्ठा कराकर एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कराते हैं। तो नेशनलिज्म की जो शुरुआती प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है उससे यूरोप की अलग अलग कंट्रीज हमें एक यूनाइटेड फॉर्म में आती हुई देखने को मिल रही हैं। But nationalism also occupied and contributed to the break of large empires such as Austro-Hungary। ऐसा नहीं है कि नेशनलिज्म ने अलग अलग कंट्रीज को बनाया। नेशनलिज्म की वजह से ना हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि बड़े बड़े जो राजाओं के साम्राज्य थे या फिर जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी वो भी हमें टूटते हुए देखने को मिलती है। और इसका एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से कि आप रशियन एम्पायर की बात करें तो रशियन एम्पायर के अंदर बहुत सारी अलग अलग रीजन्स हुआ करते थे, और इस रशियन एम्पायर के अंदर जो रीजन थे ना वो अपने राजा के अंडर नहीं रहना चाह रहे थे, क्योंकि उनमें अपने इलाकों को गवर्न करने की, कि हम अपने इलाके के अंदर खुद कंट्रोल करेंगे, ये ख्वाहिश आ गई। और आपको दिखता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तक खत्म होते होते रशियन एम्पायर भी हमें एक तरीके से आप देखते हैं कि अलग होता हुआ दिखा। कुछ ऐसी ही कहानी हमें ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है कि वहां पर लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया को एक अलग कंट्री, हंगरी को एक अलग कंट्री बना देते हैं। उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि डच की बात की जाए या फिर पोर्चुगीज एम्पायर की बात की जाए, या फिर अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश की या फिर ब्रिटेन का जो था, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला कि जब इन इलाकों के अंदर जो अलग अलग रीजन के लोग थे वो साथ रहा करते थे, और उनको ये फीलिंग आई कि हमारा जो रूलर है वो हमें सही तरीके से नहीं संभाल रहा, और उनमें अपने इलाके को गवर्न करने की और अपने इलाके को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की ख्वाहिश आती हुई दिखी, नेशनलिस्ट अप्रोच आती हुई दिखी। तो ये कंट्री नेशनलिज्म की वजह से हमें अलग भी होते दिखी। तो नेशनलिज्म एम्पायर से अलग अलग साम्राज्यों से अलग कर नई नई कंट्रीज बना रहा है, और उसी के साथ साथ नेशनलिज्म की वजह से हम देखते हैं दोस्तों कि नई नई कंट्रीज का हमें यूनिफिकेशन भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द स्टेट बाउंड्रीज कंटिन्यूज टू टेक प्लेस। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो नई नई तरीके की कंट्रीज हमें बनती हुई दिख रही हैं, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये एक नए तरीके का थॉट नहीं है। और टाइम टू टाइम आप देखते हैं दोस्तों कि दुनिया के अंदर हमें नई नई प्रकार की और नए नए तरीके की कंट्रीज बनते हुए देखने को मिलते रहते हैं, और ये हर टाइम आपको जारी होता हुआ देखने को मिलता रहता है। Today, in many parts of the world, we witness nationalist struggles that threaten to divide existing state. Such separatist movements have developed among the, है ना, Canada, Queen states in Canada,
बार्सिस इन नॉर्दर्न स्पेन और उसी के साथ साथ क्रूज एंड टर्की। तो देखा जाए कि आज के टाइम पर भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलता है कि उन्हीं के रीजन के जो कुछ लोग हैं वो अपनी कंट्री से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहां पर एक तरीके से आप देखते हैं कि वो अपने इलाके को गवर्न करना चाहेंगे। जैसे आप देखें दोस्तों कि तुर्की और इराक के अंदर कुर्द्स लोग रहते हैं और इन कुर्द्स का मानना है कि हम टर्की और इराक वाला जो हमारा वाला हिस्सा है उसको एक अलग कंट्री बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग रहेंगे, हमारी लैंग्वेज और हमारे कल्चर के हिसाब से गवर्नमेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी आप स्पेन के लोगों को देखते हैं, जो बारसुक करके जो वहां का रीजन है ना, वहां के लोग स्पेन से अलग होकर एक अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। ऐसे ही श्रीलंका के अंदर आप देखते हैं कि जो तमिलियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो श्रीलंका के इलाके को, जो तमिलों का इलाका है, उसे तमिल इलम बनाने की डिमांड कर रहे हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में करंट टाइम के अंदर भी आप देखते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जाग रहा है, लोगों में देश प्रेम जाग रहा है और उस देश प्रेम की वजह से वो अपनी ही अगर गवर्नमेंट से अलग होना चाह रहे हैं कि हम अपने इलाके को अलग तरीके से गवर्न करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीजें या फिर फिनोमेना भी हमें देखने को मिल रहा है। अगला, नेशंस एंड नेशनलिज्म। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। कि नेशन जो होती है वो एक तरीके की कम्युनिटी होती है, जो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि एक इनइमेजिनरी कम्युनिटी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कि लोगों का समूह है एक तरीके से। और क्या है दोस्तों, जो ये सारे के सारे लोग हैं ना, ये क्या है दोस्तों कि हेल्ड टुगेदर बाय द कलेक्टिव बिलीव्स, एस्पिरेशंस एंड इमेजिनेशन। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टेट वर्ड की, स्टेट का मतलब क्या है बेटा, कि जब भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये कहा जाएगा इंडियन स्टेट या फिर अफ्रीकन स्टेट, तो इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं किस चीज की दोस्तों, कि जब हम लोग बात करते हैं नेशन की, या फिर उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कंट्री की, तो कंट्री का मतलब क्या होता है, कंट्री का मतलब होता है वो जमीन का टुकड़ा जहां पर आप और आपके सारे सिटीजन्स रह रहे हैं। तो इंडिया इज आवर कंट्री, क्योंकि इस जमीन पर हम लोग रहते हैं। और जब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट की, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर अपनी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर बात की जाती है दोस्तों की नेशन की, नेशन का मतलब क्या है, कि जो लोग हैं जो उस लैंड पर या फिर उस कंट्री में रह रहे हैं, उन लोगों के जरिए आप देखते हैं दोस्तों, है ना, उन लोगों के जरिए उस कंट्री को रहने लायक बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने इस फिनोमेना को सुना होगा, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कि जिसे हम लोग घर और मकान कहते हैं। कि अगर आपने 4 दीवारें खड़ी कर दी तो वो मकान बन गया, लेकिन उसे घर लोग बनाते हैं, उसे घर लोगों का आप देखते हैं कि लव और अफेक्शन बनाता है ना। तो 4 दीवारें खड़े करने से मकान बन गया, लेकिन वो मकान घर कब कहलाता है, जब उसमें लोग रहते हैं, जब उसके अंदर आप देखते हैं कि लोग आकर बसते हैं, जब उन लोगों के बीच में आप देखते हैं दोस्तों कि इंटरेक्शन होता है, तो वही तो वो घर कहलाता है। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर है कि जमीन का टुकड़ा कंट्री कहलाया, और जब लोग उसके अंदर आते हुए रह रहे हैं, जिनके आप देखते हैं दोस्तों की बिलीफ सिस्टम यानी कि थॉट प्रोसेस एक जैसा है, उनकी ख्वाहिशें हैं, उनकी आप देखते हैं दोस्तों कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहने की ख्वाहिश करते हैं, तो इसी को हम लोग नेशन के तौर पर पुकार रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions which people make about the collective whole with which they identify। और यहां पर अगर बात की जाए कि नेशन के अंदर क्या होता है, कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, किसी कंट्री की अगर बात की जाए या फिर किसी नेशन की अगर बात की जाए, वहां पर हमें अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसी के साथ साथ इनकी खुद की सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, हमारे यहाँ पर डिफरेंट कास्ट है, हमारे यहाँ पर डिफरेंट आप देखते हैं दोस्तों की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट जेंडर्स हैं, लेकिन जब बात की जाती है कि हम सभी लोग कौन है, तो हम लोग सबसे पहले इंडियन है। हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है कि हम सभी लोग भारत के निवासी हैं या फिर हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक बात है जिसे कहा जाता है कि जब भी हम लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं ना, तो नेशनलिज्म के अंदर हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है शेयर्ड बिलीफ्स। अब शेयर्ड बिलीफ्स का मतलब क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। शेयर्ड बिलीफ का मतलब है कि फर्स्ट अ नेशन इज कंसिडर्ड बाय बिलीफ्स, कि जब भी कोई नेशन बनती है, जब उस किसी इलाके के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं, उनमें एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि बिलीव, एक यकीन हमें आता हुआ दिखता है। नेशंस आर नॉट लाइक माउंटेन्स। और जब भी हम लोग बात करते हैं कि नेशंस जो होगी वो समुद्र, पहाड़ या फिर बिल्डिंगें नहीं होती हैं, है ना, जिसको हम लोग देख या फील कर सकते हैं। इट इज रेफर टू अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और जब भी नेशन की बात होगी तो नेशन के अंदर रहने वाले लोगों का एक बिलीफ सिस्टम होगा कि भैया हम अपनी पहचान अपने देश के तौर पर कराते हैं, हम लोग पहले इंडियंस हैं, बाद में हमारा रिलीजन, कास्ट, जेंडर हमें देखने को मिलता है। इट इज रेफर टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्रुप विच एस्पायर टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। और नेशन के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं वो अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी रखते हैं। नेशन के अंदर जो हमारे रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि वो लोग अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रखते हैं, और इस कलेक्टिव आइडेंटिटी के जरिए वो क्या करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से देखा कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि जब कोई नेशन होगी या फिर कोई आप देखते हैं कि कंट्री होगी, तो उस कंट्री के अंदर या नेशन के अंदर
जो रहने वाले लोग हैं उन सभी का आप देखते हैं दोस्तों कि एक सेम सेम बिलीफ सिस्टम होगा। उसी के साथ साथ जब भी हम बिलीफ की बात करते हैं या फिर नेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उस वहां पर जितनी भी हमें पहाड़ या फिर रिवर्स या फिर बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जिसको हम लोग देख या सुन सकते हैं। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है कि आप सभी लोग यकीन करते हैं कॉमन विजन पर कि हमारी आइडेंटिटी एक जैसी है और हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और अपनी कंट्री के फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे और हमारा एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम होगा। कोई बाहर की गवर्नमेंट, कोई बाहर का सिस्टम हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। और जब भी बात की जाती है कोई भी देश कैसे बनेगा या फिर कोई भी नेशन कैसे बनेगी, तो नेशन बनने के लिए बात होती है कि लोगों में यकीन हो कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग इसी इलाके के अंदर, इसी जमीन के टुकड़े के रहने वाले हैं। और जब वो लोग साथ रहने को तैयार होते हैं तो हमें नेशन बनती हुई दिखती है। उसी के साथ साथ हिस्ट्री जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी नेशन को बनने में या फिर किसी भी नेशनलिज्म मूवमेंट को आने में। हम देखते हैं कि सेकंड, पीपल हु सी देमसेल्फ एज द नेशन आल्सो एम्बॉडी एज अ सेंस ऑफ कॉमन हिस्ट्री। तो अगर देखा जाए कि अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे जो फोर फादर्स रहे, हमारे पूर्वज के पूर्वज रहे, उन सभी की हिस्ट्री सेम ही रही है और इसीलिए हम देखें दोस्तों कि करंट टाइम के अंदर हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करते हुए देखते हुए महसूस करते हैं। नेशनलिस्ट इन इंडिया इन्वोक्ड इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर हेरिटेज। कि जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज रहा है, जब हम लोग बात करते हैं मौर्यास की, जब हम लोग बात करते हैं गुप्तास की, जब हम बात करते हैं मुगल्स की, जितने भी हमारे यहाँ पर अलग अलग सिविलाइजेशंस या फिर अलग अलग तरीके के रूलर्स रहे हैं, तो उन सभी का कहीं ना कहीं से हमारे एंसेस्टर्स के साथ जुड़ाव रहा है। हमारी एक कॉमन हिस्ट्री रही है जितने भी लोग इस इंडिया के अंदर हमें बसे हुए देखने को मिल रहे हैं, जो सिटीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों कि जब हम लोग एक तरीके से आजादी हासिल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कॉमन हिस्ट्री को साथ रखते हुए इंडिया एज अ नेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ दोस्तों की एक और पॉइंट है वो कि किसी भी कंट्री को जब हम, किसी भी इलाके को जब हम लोग एक नेशन के तौर पर देख रहे हैं, तो इसमें तीसरा जो फैक्टर हमें दिखाता है उसे कहा जाता है टेरिटरी। या फिर हर एक कंट्री की ना अपनी बाउंड्री होती है या फिर एक अपना बॉर्डर हमें देखने को मिलता है। Nations identify with the particular territory, sharing a common past and living together a particular territory over a long period of time gives people a sense of their collective identity। कि वो लोग जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर या फिर किसी एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर बहुत सालों से रह रहे हैं और उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है, और वो कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि एक सेम पहचान क्या करती है, एक देश के तौर पर उनको इकट्ठा कर देती है। पीपल हु सी देमसेल्फ एज अ नेशन स्पीक टू बी अ होमलैंड। और जब वो बात करते हैं कि भैया हम अपने आप को एक देश के तौर पर देखते हैं, तो वो अपने जमीन के टुकड़े को क्या कहते हैं, होमलैंड, या फिर आप देखते हैं कि फादरलैंड, या फिर मदरलैंड, या फिर आप देखते हैं कि हम उसको एक और नाम से भी जानते हैं। क्या हम लोग उसको, आप देखते हैं कि क्या कहा जाता है दोस्तों, कि उसको हम लोग अच्छे तरीके से भारत माता के नाम से भी जान रहे हैं। कि अपने इंडिया के अंदर ये जो हमने भारत माता का वर्ड यूज किया है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, इसको हमने देखा। The territory they occupied and the land on which they have lived as a special significance for them and they claim it as their own। तो अगर देखा जाए कि वो लोग किसी भी इलाके के अंदर रहते हैं, वो उस इलाके को अपना मानते हैं और उसी इलाके को अपना मानकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। The Indian nation identifies with the rivers, mountains and recognizes of Indian subcontinent। और जब बात की जाती है इंडियन नेशन की, तो इंडियन नेशन का मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं है। और इंडियन नेशन की बात अगर की जाए तो उसके अंदर हमें क्या देखते हैं दोस्तों, कि हमारा जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि पाकिस्तान वाला रीजन हुआ, उसी के साथ साथ देखते हैं कि बांग्लादेश है ना, ये नेपाल, श्रीलंका, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही आते हैं और यहीं से तो ये अलग होकर हमें देखने को मिलते हैं। However, since more than one set of people may lay claim to some territories, the aspiration for the homeland has been a major consensus of conflict। और उसी के साथ साथ देखो दोस्तों कि ये हमारी जमीन है या फिर ये हमारा बाउंड्री है या फिर ये हमारा देश है, इसी को लेकर करंट सिनेरियो के साथ साथ आने वाले टाइम पर भी हम देखते हैं दोस्तों कि हमें बहुत सारी टेंशंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर वॉर देखने को मिले हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसे कहा जा रहा है शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज। देखो कि कोई भी कंट्री क्या करती है दोस्तों, कि अगर हम उसकी नेशन के तौर पर पहचान देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि इट इज अ शेयर्ड विजन ऑफ फ्यूचर एंड कलेक्टिव एस्पिरेशन टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दैट डिस्टिंग्विश ग्रुप फ्रॉम द नेशन। तो अगर किसी भी कंट्री के अंदर देखें तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, कि वो लोग एक कलेक्टिवली पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ चलते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर एक कंट्री है तो वहां पर नॉर्थ के लोगों का अलग सिस्टम है पॉलिटिकल, साउथ के लोगों का अलग सिस्टम है, ईस्ट के लोगों का अलग सिस्टम है, या फिर वेस्ट के लोगों का अलग सिस्टम है। इंडिया की अगर आप बात करें, हमारे यहाँ पर पूरी कंट्री के अंदर एक कलेक्टिव सिस्टम हमें दिखता है, जिसे हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम या पार्लियामेंट कहते हैं, और उसी के जरिए हमें गवर्नमेंट चलती हुई दिखती है। In a democracy, it is shared commitment to set up political values and ideas that is most desirable people
basis of political committee or nation state within the members of political community or bound to set a obligations। और यहाँ पर ये बात कर दी गई है कि कंट्री के अंदर एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी होगी। उस डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हर एक इलाके का एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होगा, पूरी कंट्री का एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा जिसे पार्लियामेंट कहा जाएगा, और इस पार्लियामेंट के अंदर कंट्री के अलग अलग हिस्सों से ही लोग चुनकर हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। A nation is strengthened when its people acknowledge and accept their obligations to their fellow members। और क्या किया जाता है कि कोई भी नेशन तभी हमें मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलती है जब उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे के कल्चर को मजबूती से एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटीज भी हमें देखने को मिलती है। किसी भी कंट्री के अंदर हमें कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है कि मैनी पीपल बिलीव and a shared cultural identity such as common language or common descent bind individuals together as nation। और यहाँ पर यह बात की गई है कि जब किसी इलाके के अंदर लोगों की कॉमन लैंग्वेज होती है, लोगों का कॉमन कल्चर होता है, तो उससे उस कंट्री के अंदर एक तरीके से लोगों में हार्मनी और पीस आती है और लोगों में भाईचारा तेजी से मजबूत होता है। Observing the same festival, seeking the same holidays and holding same symbols, valuables can bring people together। और अगर आप देखें कि अगर आप एक जैसे फेस्टिवल मनाते हैं, एक जैसे हॉलिडेज आपके पास होते हैं या फिर एक जैसे सिंबल आपके पास होते हैं, है ना, सिंबल जैसे अगर आप देखें दोस्तों कि हमारे सनातन धर्म के अंदर हमें स्वास्तिक दिखता है, जैसे आप देखें कि हमारे सिख रिलीजन के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि वो एक सिंबल देखने को मिलता है ना। तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स होते हैं लोगों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टुगेदर ही ज्वाइन करते हैं, और इसके जरिए क्या होता है दोस्तों कि इसके जरिए अलग अलग कल्चर की इंपॉर्टेंस पता चलती है, और ये इंपॉर्टेंस क्या करती है, कंट्री की डेमोक्रेसी को बिल्ड करती है। कंट्री की डेमोक्रेसी बिल्ड होती है तो उससे हमें क्या आता हुआ दिखता है, इससे हमें एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि एक कंट्री के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ने की एक पूरा का पूरा फिनोमेना देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ देयर आर टू रीजंस फॉर दिस, है ना, टू रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कौन से वो 2 पॉइंट्स हैं, चलिए उनको एक एक कर हम लोग यहाँ पर देखते चलते हैं। कहां गया ये रहा, है ना। वन, ऑल मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड आर इंटरनली, आप देखते हैं दोस्तों कि डाइवर्स। Their existence within each religion, a number of sects with differ significantly in their interpretation of their religion text and norms. Two, most societies are culturally diverse. They have people belonging to different religion and languages living together in the same। तो अगर यही बात की गई कि दुनिया के जितने भी रिलीजन्स आप देखें वो अपने आप में ही आपको क्या देखते हैं, खुद डाइवर्स देखने को मिलते हैं, कि उनके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है कि एक रिलीजन है और उस रिलीजन के हमें फिर अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में शिया सुन्नीज हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम जैन रिलीजन की बात करें तो हमें श्वेतांबर दिगंबर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि बौद्ध रिलीजन की, तो हमें मीन यान जो है ना और हायान, ये जो अलग अलग बौद्ध के जो 3 सेक्ट्स होते हुए दिखते हैं बौद्ध रिलीजन के, ये भी हमें होते हुए दिख जाते हैं कि अलग अलग डाइवर्सिटी हमें रिलीजन के अंदर देखने को मिल जाती है, और वो डाइवर्सिटी के जो लोग हैं वो अपने टेक्स्ट और अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और साथ में भी कोएग्जिस्ट करते हैं, है ना। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अलग अलग कल्चरों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग रिलीजन हो सकता है, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती है, और वो एक टेरिटरी के अंदर हमें रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, ये बात की गई। For both these reasons, it's desirable to imagine a nation in political rather than a cultural terms. That is, democracy need to emphasize and expect loyalty to set values that may be enshrined in the constitution of the country rather than adherence of the political region। तो बेसिकली ये बात की गई है कि जब भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ ये कहकर बातें नहीं की जा सकती हैं कि इस इलाके के अंदर लोगों का सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, सेम रिलीजन है और यहाँ पर लोग एक तरीके के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। उसी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन होता हुआ देखने को मिलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग ही किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ पर रखा गया। आगे एक नया पॉइंट जिसे कहा जा रहा है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है कि है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेशंस अनलाइक अदर सोशल ग्रुप्स seeks the right to govern themselves, determine their future development, they seek in other words that right to self determine। और यहाँ पर बात की गई कि अलग अलग कंट्री के अंदर जो लोग हैं या फिर जो सोशल ग्रुप हैं वो इस तरीके की एस्पिरेशन रखते हैं कि भैया हम अपने इलाके को गवर्न करें, और इसके लिए इन मेकिंग द क्लेम्स अ नेशन सीक्स अ रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी
और इट स्टेट्स अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ अ स्टेट। तो बेसिकली अगर बात की जाए, जैसे हमारी कंट्री के अंदर हमें बहुत सारी स्टेट्स देखने को मिलती हैं, और जब इंडिया के अंदर आप देखें दोस्तों कि बहुत सारे इलाकों को आप देखते हैं कि जोड़ा गया, उसके अंदर जैसे आज के टाइम के अंदर है ना, हमें देखने को मिल जाता है कि नागालैंड के अंदर इंडिया के साथ जुड़े रहने को लेकर क्लैश था, उसी के साथ सिक्किम के अंदर इस तरीके की इश्यूज हमें देखने को मिल रहे थे, पंजाब और कश्मीर के अंदर भी हमें चीजें देखने को मिल रही थी। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक तरीके से अपना फेडरल सिस्टम यूज किया। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर बात कर दी गई कि आपकी जो इलाके हैं जहां पर आप रहते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि आपको आपके इलाके की आप देखते हैं ऑटोनॉमी दे दी गई है कि आप अपने यहाँ पर गवर्न कर सकते हैं, है ना, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, और उसी के साथ साथ कंट्री को संभालने के लिए, पूरे इंटरनेशनल मैटर्स को डील करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो इलाके हैं वहां पर अगर लोग किसी तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से कंट्री से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं, तो उनको उस इलाके की ऑटोनॉमी दे दी जाए, और उस ऑटोनॉमी के जरिए क्या किया जाएगा दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, एक तरीके से आपकी कंट्री में भी रहेंगे और आपके कंट्रोल में भी रहेंगे। इन द 19th century in Europe, the nations one culture one state began to gain acceptably। और देखा जाए ना तो 19th century के आसपास हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि यूरोप के अंदर एक अलग तरीके का फिनोमेना आता हुआ दिखता है। वहां पर यह कहा जाता है कि एक कंट्री का एक रिलीजन और एक कंट्री, जैसे जर्मनी के अंदर हम बात करें, वो कहता है कि वहां पर क्रिश्चियंस होंगे और वो वहां पर क्या किया जा रहा है, हिटलर के जरिए जो ज्यूइश थे उन्हें मारा जा रहा है। ऐसे ही इटली के अंदर इटली सिर्फ इटालियंस का होगा और बाकी जो लोग होंगे उनको मारा जा रहा है। ऐसे ही स्पेन के अंदर स्पेन सिर्फ स्पेनिश का होगा और बाकी सभी लोगों को मारा जा रहा है, कि एक रिलीजन और एक कल्चर के लोगों का ही एक कंट्री होगी। इस तरीके का फिनोमेना हमें यूरोप में आता हुआ देखने को मिला। आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर वन, यानी कि 1918 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हमें होती हुई दिखती है, एक तरीके की ट्रीटी होती है, और इसके अंदर आप देखते हैं कि अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, but it is proved visually impossible to satisfy all demands for self determination which were made by that time। और उस टाइम तक देखें कि बहुत सारी नई नई कंट्रीज हमें आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आती हुई देखने को मिलती हैं, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नई नई कंट्रीज आती हुई दिखती हैं, इनके लिए अपने आप को संभालना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। बिसाइड्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट बाउंड्रीज ऑफ सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ अ कल्चर वन स्टेट। और ये वाला जो फिनोमेना हमें आता हुआ दिखता है कि भैया अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग एक रिलीजन वालों के लिए एक अलग कंट्री बनाएं, एक कल्चर वालों के लिए एक अलग कंट्री बना दें, तो इससे बहुत सारी कंट्रीज हो जाएंगी, जिससे कियोस होगा और भाईचारे की जो भावना है वो कहीं ना कहीं हमें खत्म होती हुई दिखेगी। और इसीलिए क्या किया गया दोस्तों कि इतने बड़े पॉपुलेशन को एक तरीके से मैनेज करने के लिए इतनी सारी कंट्रीज का बनाना जस्टिफाइबल नहीं है। इंडीड मोस्ट स्टेट्स हैड मोर देन वन एथनिक एंड कल्चरल कम्युनिटी लिविंग विद इन द बाउंड्रीज। और अगर देखा जाए कि एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारे हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा था, कि क्या आपको लगता है कि जर्मनी के अंदर सिर्फ क्रिश्चियंस थे? नहीं, वहां ज्यूइश भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और अलग लोग रिलीजन भी देखने को मिल रहे थे। तो सिर्फ एक कंट्री के लोगों का आप देखते हैं दोस्तों कि एक रिलीजन के लोगों की एक कंट्री बनेगी, ये पूरे तौर पर एक सही फिनोमेना नहीं था। फिर these communities which were often small in numbers and constituted a minority within the state were often disadvantaged। अगर देखा जाए किसी भी कंट्री के अंदर वो लोग जिनका नंबर कम होता है उनको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे अगर आप श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, दो ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक सिंघलाज हैं जो वहां के मूल निवासी हैं, और वहां पर दूसरे दिखते हैं तमिल्स इंडिया से वहां गए, और तमिल्स की नंबर कम है, ये अराउंड 18% के करीब है। और इन तमिलियंस का ये जो सिंघलास थे ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। आजादी के बाद इनको किसी तरीके का कोई क्या नहीं दिया जाता है, राइट नहीं दिया जाता, और इनको इक्वल सिटीजन भी क्लेम नहीं किया जाता है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिख जाता है कि माइनॉरिटीज को जो मेजोरिटीज होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में चाहे डेमोक्रेटिक हो वो वहां पर दबाया जाता है। द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटरमिनेशन हैज also been arrested by the national liberation movements in Asia and Africa when they were struggling against colonial domination। और अगर ध्यान से देखा जाए कि एशिया और अफ्रीका के अंदर ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो यूरोप की गुलाम बनाई हुई थी, ब्रिटेन ने, या फिर हमें दिखता है कि और जो कंट्रीज थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को बनाया हुआ था गुलाम। और अगर इंडिया ने आजादी हासिल की है तो हमारी इंडिया की आजादी में आप देखते हैं दोस्तों कि हमारी सोसाइटी के हर ग्रुप का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का रहा हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, चाहे वो किसी भी कास्ट का रहा हो, है ना। और अब देखा जाए दोस्तों कि इट प्रूव्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंश्योर दैट ईच कल्चर ग्रुप सम ऑफ दी whom claim to be descendant nation could achieve a political independence। और जब आजादी मिल जाती है तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि जहां पर माइनॉरिटीज है ना उनके साथ किसी ना किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है या फिर वायलेंस होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसे श्रीलंका के एग्जांपल से ही देखते हैं कि 1948 में श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिलती है, कहां से, ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स से आजादी मिल जाने के बाद अब यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है, डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिंघलाज लोगों को ही दबदबा दिया गया है।
1956 में एक लॉ बना देते हैं जिसके जरिए सिर्फ सिंगलाज लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और इसके अंदर जो सिंगलाज का बौद्ध रिलीजन था उसे कंट्री का रिलीजन बना देते हैं, और तमिलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई देश को आजाद कराने में श्रीलंका के अंदर तमिलियंस भी शामिल थे और सिंगलाज भी शामिल थे, लेकिन आजादी के बाद ये जो मेजोरिटी वाले लोग थे ना सिंगलाज, इन्होंने क्या कर दिया, पूरे तौर पर कंट्रोल कर लिया, और जो माइनॉरिटीज थे उनको बहुत बड़े तौर पर प्रोसिक्यूट किया गया और दबाया गया। तो शुरुआत में कॉमन विजन के साथ लड़ा जाता है, लेकिन बाद में आप क्या देखते हैं दोस्तों कि बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स को क्या कर देते हैं दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से दबाते हैं। Thus, we have the paradoxical situation of a nation state which themselves have arrived independence through the struggle. Now, यहाँ पर एक तरीके की अजीब सिचुएशन देखने को मिलती है कि आजादी के लिए भैया सब साथ लड़ रहे थे, लेकिन जब आजादी मिल गई श्रीलंका जैसी कंट्री को अगर आप देखें दोस्तों, तो वहां पर अब क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी वाले ग्रुप हैं, जो सिंगलाज हैं, वो अब तमिलियंस को हमें दबाते हुए देखने को मिल रहे हैं। Virtually, even state in the world today faces the dilemma of how to deal with these movements for self-determination। और यहाँ पर ना एक अलग तरीके की परेशानी अलग अलग कंट्री के सामने है कि अगर हमारे यहाँ पर लोग एक तरीके से अपनी कंट्री से अलग करने की डिमांड कर रहे हैं, जैसे अगर आप दुनिया की किसी भी कंट्री को देखें, जैसे आप रशिया को देखें, तो रशिया के अंदर से हमें दिखता है दोस्तों कि है ना, हमें देखने को मिलता है दागिस्तान, और उसी के साथ साथ हमें दिखता है चेचनिया। ये दो जो इलाके हैं रशिया के, ये रशिया से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग कंट्री, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान वाला एरिया हुआ, उसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के पास का बॉर्डर है वो अफगानिस्तान में मिलना चाहता है, बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनना चाहता है। दुनिया के हर एक कंट्री में, इंडिया के अंदर भी आप देखें दोस्तों कि हमें खालिस्तानी मूवमेंट देखने को मिल जाता है, पंजाब के इलाके को अलग कर एक नई कंट्री बनाने की बात होती है। वहीं इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर भी यही कहानी है। तो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि हर कंट्री में वहां पर हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने रीजन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर बनाना चाह रहे हैं। More and more people are bringing to realize that the solution does not lie in creating new state। कि भाई ऐसा नहीं है कि हम नई कंट्रीज ही बना दें अगर डिमांड की जा रही है, इसका मतलब है कि हमें ना अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को थोड़ा अच्छा करना होगा। यानी कि अगर आपकी कंट्री के अंदर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है, इसके लिए क्या करो, उनसे कह दो तुम्हें इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की जरूरत है, तुम्हें तो गवर्नमेंट ही तो बनानी है, तुम्हारा एरिया है, तुम यहाँ पर ऑटोनॉमी रखो, तुम यहाँ पर गवर्नमेंट बनाओ, है ना, अपनी स्टेट को अपने हिसाब से चलाओ, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो कंट्री को भी संभालेगी और स्टेट पर भी नजर रखेगी। इस तरीके की डेमोक्रेसी को लाया जाए, पावर शेयरिंग इक्वल तरीके से की जाए, और उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। This may be essential not only for the resolving problems, aspiring for a new claims of new determination about also building a strong and united state। तो अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर हम लोग इस तरीके से चलेंगे कि अगर हम पावर शेयरिंग पर ध्यान दें, पावर शेयरिंग का मतलब क्या है बेटा, पावर शेयरिंग का मतलब है कि बेसिकली अगर किसी रीजन के अंदर ये बात की गई कि हम कंट्री से अलग होकर एक न्यू कंट्री बन जाएंगे, तो उनको ऑटोनोमी दी जाए, लिमिटेड ऑटोनोमी दी जाए कि अपने इलाके के अंदर आप अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलेंगे और यूनियन गवर्नमेंट जो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके साथ चलकर रहेंगे। तो जब पावर शेयरिंग की जाएगी, जब वहां के लोगों को कंट्री के डिसीजंस में शामिल किया जाएगा, तो जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे कहा जा रहा है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, इसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। द काइंड ऑफ ग्रुप्स राइट्स व्हिच हैव बीन guaranteed in different countries, individual constitutional protection for the language, culture and regions, minorities groups are and their members। तो अगर देखा जाए किसी भी कंट्री के अंदर हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलती है, जैसे इंडिया के अंदर देखो अलग अलग कल्चर है, जेंडर है, रिलीजन है, इसी को हम लोग डाइवर्सिटी या फिर प्लूरलिज्म के नाम से जान रहे हैं। इन सम केसेस आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज आल्सो हैव बीन राइट टू रिप्रेजेंटेशन। और अगर देखा जाए अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है तो क्या किया जाता है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर आ सके, या फिर आप देखते हैं कि वो जॉब को हासिल कर सके, या फिर हमें दिखता है दोस्तों कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जा सके, है ना, सबको साथ लेने की कोशिश की जाती है। डिफरेंट ग्रुप्स नीड टू बी गारंटीड रिकॉग्निशन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल कम्युनिटी, और सबको साथ लेकर आगे चलने की कोशिश हमें यहाँ पर देखते हुए देखने को मिलती है। Ultimately, the rights of national self-determination was often understood to include the right to independent statehood for the nationalists। और अगर यहाँ पर ये बात की गई कि जब सब लोगों को साथ मिलाकर चला जाता है ना, तो सब लोग साथ मिलकर चलते हैं, वो अपने इलाके के अंदर गवर्नेंस रखते हैं, पूरी स्टेट सही चलती है, स्टेट सही चलती है तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी कंट्री हमें सही तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखती है। But not only would it be impossible to grant independent statehood to every group that seek। तो अगर ऐसा नहीं कि अगर हर कोई स्टेट बनाने की डिमांड करेगा तो आप स्टेट बना देंगे। स्टेट बनाने के लिए जरूरी है कि एक तरीके से देखा जाए कि क्या आप स्टेट बनाने का मैकेनिज्म अपने यहाँ पर रखते हैं कि आप इतने बड़े
तरीके से अपने सिस्टम को देखते हैं जहां पर लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए स्टेट बनाई जा सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। टुडे वी विटनेस मैनी स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी। और देखा जाए किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके के स्ट्रगल्स या फिर मूवमेंट्स आते हैं जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या फिर रिलीजन की, आप देखते हैं कि कल्चर के अकॉर्डिंग स्टेट बनाने की बात करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल आइडेंटिफाइज द सिटीजन शुड एम्पावर्स द डिफरेंट आइडेंटिटीज विच पीपल हैव। और लोगों के एक दूसरे के कल्चर को अच्छे तरीके से संभालना होगा। और अगर अच्छे तरीके से नहीं संभाला गया तो क्या होगा दोस्तों कि नेशनलिज्म के, देशभक्ति के नाम पर के हमारा इलाके के अंदर हमारी गवर्नमेंट होगी, ये नेशनलिज्म आपको एक गलत तौर पर भी ले जा सकता है जो कंट्री के अंदर सेपरेशन भी कर सकता है। और इसी के साथ ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था, अब देखते हैं दोस्तों कि अब होता है कंक्लूड। और नेशनलिज्म वाले इस चैप्टर की सारी जो इंपॉर्टेंट बातें रही उसको हमने एक एक कर आपके सामने पेश किया। मुलाकात करते हैं दोस्तों आप लोगों से अपने एक अलग चैप्टर के अंदर। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि अगला चैप्टर आप लोग जरूर कौन सा कराना चाहते हैं, और उस अगले चैप्टर के अंदर हम लोग आपके साथ उसी चैप्टर को रखेंगे जिसकी आप लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।